अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम आबिद है और मैं आपको ये 6 दिन का इलस्ट्रेटर का कोर्स करवाऊंगा, क्रैश कोर्स। हम ये क्लासेस जो हैं यूट्यूब पे कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम में। तो ताकि सब लोग वहाँ पर आ सकें और वो फिर लाइव स्ट्रीम वहाँ पर पड़ी रहेगी और आप लोग बाद में भी आकर उसे देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी क्लास मिस ना करें। वेलकम टू द लास्ट क्लास ऑफ दिस सेशन ऑफ Adobe Illustrator। तो आज की लास्ट क्लास में हम जो बाकी चीज़ें रह गई हैं उन्हें देख लेंगे और इसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे हम ग्रुप में आपको अनाउंस कर देंगे कि नेक्स्ट क्या होगा। तो हमने ये सारा देख लिया और यहाँ से भी यहाँ तक देख लिया। हम लाइब्रेरीज को नहीं देखेंगे, इससे आगे चलेंगे। यहाँ पर एक पैनल अवेलेबल है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफॉर्म है। ये वही ट्रांसफॉर्म है जो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि कोई भी जब आप शेप लेकर आते हैं या कोई भी टेक्स्ट लेकर आते हैं तो एक ट्रांसफॉर्म का टेबल जो है यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म का टूल बॉक्स अवेलेबल होता है। तो आप देख रहे हैं ये पूरा ट्रांसफॉर्म का टूल बॉक्स है। यहाँ देखेंगे तो सिमिलर वही पूरा टूल बॉक्स यहाँ पर अवेलेबल है। इवन स्केल, कॉर्नर एंड स्केल, स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये कल हमने देख लिया था। इससे नेक्स्ट में हम जाते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास अलाइन। अलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो इसलिए कि जब हमारे पास एक से ज्यादा शेप्स होती हैं और हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर अलाइन करना चाहते हैं तो हमें ये काम में आ सकता है। तो उसके लिए देखेंगे, शेप्स बना लेते हैं दो और साथ में एक ये बना लेते हैं। इसको कोई और कलर कर लेते हैं ताकि हमें सही से नजर आ जाए। ये दो शेप्स बन गई हैं। जैसे ही आप दो शेप्स को सिलेक्ट करेंगे यहाँ आपके पास अलाइन अवेलेबल है, यहाँ नहीं तो यहाँ आपको मिल जाएगा। तो अगर ये आपके पास ये पैनल नहीं आ रहा, जो कि मोस्टली यहाँ पर नहीं होगा, तो ये आएगा कहाँ से? सबसे पहले आप विंडोज में जाएंगे। विंडोज में नीचे जाएंगे तो आपको पाथ फाइंडर मिलेगा। पाथ फाइंडर पर क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा और जब ये इस तरह से ओपन हो जाए तो आप इसको सिंपली उठाकर यहाँ पे रख सकते हैं। तो जब आप इन दो को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अलाइन आएगा। अलाइन में अलाइन टू का ऑप्शन है। अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू आर्ट बोर्ड एंड अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, ये तीन ऑप्शन है। इन तीनों को हम देख लेते हैं। चलें जी, सबसे पहले मैं करता हूँ अलाइन हॉरिजॉन्टल, अलाइन लेफ्ट। तो देखेंगे इस तरफ अलाइन हो जाएगा। इसी तरह हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर में, ये बिल्कुल एक दूसरे के दरमियान में अलाइन हो जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट। तो आप देखेंगे कि ये राइट में दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाएंगे। उससे आगे हमारे पास वर्टिकल अलाइन आ जाता है, वर्टिकल अलाइन टॉप। तो ये दोनों ऊपर जाकर अलाइन हो जाएंगे। वर्टिकल अलाइन सेंटर, तो अब देखेंगे बिल्कुल सेंटर में। मैं इसको ज़रा नीचे ले आता हूँ ताकि ये आपको सही से दिखाई दे। हम इसको थोड़ा जूम इन भी कर लेते हैं। दोबारा देखते हैं वर्टिकल अलाइन टॉप। तो देखें कि ये इसका जो टॉप वाला पार्ट है ये इसके टॉप वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। अगर मैं अलाइन वर्टिकल अलाइन सेंटर करता हूँ तो ये देखें ये पार्ट बाहर निकला और ये पार्ट भी बाहर निकला। और अगर वर्टिकल अलाइन बॉटम करता हूँ तो बॉटम वाले पार्ट्स इनके एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। तो आपने एक चीज नोट की, ये अब भी राइट में ही है क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो इसको अलाइन किया था वो राइट में था। तो आप इसको यहाँ पे अलाइन करने के बाद मिडल में अलाइन भी कर सकते हैं, और लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल मिडल में आए तो वर्टिकल अलाइन सेंटर में करेंगे और हॉरिजॉन्टल अलाइन मिडल में करेंगे। हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर और वर्टिकल अलाइन सेंटर में करने से ये बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। चलेंगे, ये तो हो गया हमारे पास। अब इससे अगले ऑप्शंस देखते हैं इसके अंदर वो क्या है।
दोबारा इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, अलाइन, अलाइन टू सिलेक्शन अभी लगा हुआ था। अच्छा, अगर हम अलाइन टू आर्ट बोर्ड करेंगे तो क्या होगा, अब देखिएगा, अलाइन टू आर्ट बोर्ड, ठीक है। और अब आप इनको सिलेक्ट कर लें, अलाइन में जाएं, अब देखिएगा ये आर्ट बोर्ड के, एक मिनट लगता है, ऑप्शन लगा नहीं, अलाइन टू आर्ट बोर्ड, अब देखिएगा आर्ट बोर्ड के मिडल में चला जाएगा। और ये, अब ये बिल्कुल आर्ट बोर्ड के मिडल में है, यानी हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर में भी और वर्टिकल अलाइन सेंटर में भी। अगर मैं इसको अलाइन ऑब्जेक्ट को लेफ्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि ये पूरा जो आपका आर्ट बोर्ड है उसके लेफ्ट में होगा, और उसी के राइट में होगा, और उसी के सेंटर में होगा, सिमिलरली उसके टॉप में होगा, ये देखें, और उसी तरह उसके मिडल में और बॉटम में होगा। तो इस तरह से ये अलाइन हो जाएंगे। अच्छा जी, तो पहले हम इनको दरमियान में एक बार ले आते हैं उठा के दोबारा से यहाँ पे। अच्छा, इनको फिर इससे अलग कर देते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, अलाइन। अब थर्ड हमारे पास है अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, जो सेकंड नंबर पर है। तो इसको कर लें तो अब वो कहेगा कि कौन सा सिलेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट आपने की ऑब्जेक्ट रखना है। तो आप इसको की ऑब्जेक्ट रख के जब आप इसको अलाइन करेंगे तो ये इस की ऑब्जेक्ट के ऊपर अलाइन होगा। ये आपको तब समझ आएगा जब चीज़ें जो है वो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ बना लेते हैं, ये क्यों यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये दो हमने सेलेक्ट किए, अलाइन और अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, और की ऑब्जेक्ट ये वाला। अब देखिएगा जब मैं अलाइन करने जाऊंगा, ये देखिए, तो सिर्फ ये वाला मूव होता है। जूम इन कर लेता हूँ मैं, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट में मैं इन दो को सिलेक्ट करता हूँ, अलाइन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, और फिर मैं मिडल करता हूँ, तो ये देखें ये मूव हुआ, ये मूव नहीं हुआ। सही है। तो एक की ऑब्जेक्ट होगा उसके, दूसरा जो है वो उसके पास आकर एडजस्ट होगा। लेकिन अगर अलाइन टू सिलेक्शन होगा, अब अलाइन टू सिलेक्शन करते हैं, अलाइन टू सिलेक्शन अगर मैं करता हूँ, और चले मैं इनको एक बार ज़रा साइड पर ले आता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। अलाइन टू सिलेक्शन करने के बाद अगर मैं इनको अलाइन करता हूँ तो आप देखेंगे ये भी मूव होगा और ये भी मूव होगा एक सेंटर पॉइंट की तरफ। लेकिन अगर आप अलाइन टू की ऑब्जेक्ट करेंगे, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ये की ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया, या आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके अराउंड में ये ब्लू वाला बॉक्स होगा वो सिलेक्टेड होगा। तो उसके बाद जब आप करेंगे मिडल अलाइन सेंटर कर लें तो आप देखेंगे कि एक ही ऑब्जेक्ट आपका मूव होगा। ये होता है जब हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, एक हमने डिज़ाइन बना हुआ, उसके नीचे टेक्स्ट लिखा है, और वो टेक्स्ट जो है वो हमने अलग अलग बॉक्सेस में लिखा हुआ है, यानी कि दो टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किए हैं, क्योंकि हमें दो डिफरेंट जो है वो फ़ॉन्ट फेसेस यूज़ करने थे। तो उसमें क्या होता है कि हमें जो भी हमारे पास शेप या जो हमने डिज़ाइन बना रखा है उस पर एक टेक्स्ट को अलाइन करेंगे, और उसके बाद हम नहीं चाहते कि दूसरे टेक्स्ट को अलाइन करने जाएं तो ये सब किसी मिडल पॉइंट की तरफ मूव करें। तो हम क्या करते हैं कि पहले से जो हमने सेट कर रखा है सिर्फ ये जो नया वाला टेक्स्ट है ये उसी के साथ अलाइन हो, तो हम उसको सिलेक्ट करके और अलाइन टू की ऑब्जेक्ट करते हैं और वो उसके साथ अलाइन हो जाता है। अच्छा जी, इसके आगे चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर अवेलेबल है, इसको ओपन करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आपके पास दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे तो आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इक्वल डिस्टेंसेस पर। तो ये देखें, आप यहाँ पर इस तरह से रैंडम जो भी आप ले सकते हैं, जिनके दरमियान में जो फासला है वो रैंडम हो, तो आप इसको यूज करके देखें कि ये डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट यहाँ पर, और ये देखें। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इक्वल फासले के ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूट उनको कर सकते हैं। अच्छा जी, अलाइन मैंने इसलिए बताया कि अलाइन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा हमारे पास यूज़ नहीं होता।
तो उससे आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है पाथफाइंडर। एंड पाथफाइंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ऊपर हमारे पास शेप मोड्स हैं और नीचे पाथफाइंडर है। तो ये अ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से वर्कआउट करते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी एक कॉपी ले लेंगे यहाँ पे, और इसको स्ट्रोक पे ब्लैक कलर कर लेते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे यूनाइट, तो आप देखेंगे कि ये दोनों शेप्स मिलकर एक सिंगल शेप बन जाएगी। ठीक है, अब आप देखेंगे ये एक ही शेप है, पहले ये दो शेप्स थी। तो ये जो भी पार्ट ओवरलैप होंगे वो आपस में यूनाइट हो जाएंगे। उससे आगे चलते हैं, उससे आगे माइनस फ्रंट, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो फ्रंट वाला पार्ट है और जो ओवरलैपिंग पार्ट है बैक वाले का, वो दोनों डिलीट हो जाएंगे। इससे आगे चलते हैं, इससे आगे है हमारे पास इंटरसेक्ट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो दोनों पार्ट्स डिलीट हो जाएंगे जो ओवरलैपिंग नहीं थे, सिर्फ वही पार्ट बचेगा जो ओवरलैपिंग था। यानी एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है या शेप्स हैं, तो इनका ये वाला पार्ट जो है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। तो अब यहाँ पर वही चीज रुकेगी या रह जाएगी इंटरसेक्ट में, जो ओवरलैपिंग होगी। जो ओवरलैपिंग पार्ट नहीं होंगे वो डिलीट हो जाएंगे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो। और इससे पिछले वाले में यही था कि फ्रंट माइनस होगा, और ना सिर्फ फ्रंट माइनस होगा बल्कि वो जहाँ पर बैक वाली शेप पर ओवरलैप हो रहा होगा वो शेप भी वहां से माइनस हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर एक्सक्लूड। एक्सक्लूड पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ, एक्चुअली जो ओवरलैपिंग पार्ट था वो यहाँ से डिलीट हो गया। इसको आप अनग्रुप करें और इसको आप मूव कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि जो ओवरलैपिंग पार्ट इनका आ रहा था वो, ये देखें, अगर अब मैं इनको अलग करता हूँ, मैंने अनडू किया, तो ये देखेंगे दो कंप्लीट शेप्स हैं। लेकिन अब ये देखेंगे कंप्लीट सिलेक्ट हो रही, यहाँ पर बाउंडिंग बॉक्स आपका कंप्लीट ये शेप है, और ये भी इसी तरह से कंप्लीट शेप है। लेकिन जब आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर आप एक्सक्लूड करेंगे तो जो इनका ये ओवरलैपिंग पार्ट था ये डिलीट हो जाएगा। आप इनको अनग्रुप कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप इसको मूव करेंगे तो देखेंगे इसका भी वो वाला पार्ट जो ओवरलैप हो रहा था डिलीट हो गया, और इसका भी ओवरलैपिंग वाला पार्ट जो है वो डिलीट हो गया। चलें जी, अब उसके नीचे पाथ फाइंडर है। पाथ फाइंडर में अगर आप डिवाइड करेंगे और फिर अनग्रुप करेंगे तो अब देखें ये पार्ट अलग हो गया और ये पार्ट अलग हो गया। ये बिल्कुल उसी तरह से वर्कआउट कर रहा था, कर रहा है जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक्सक्लूड वर्कआउट कर रहा था। अच्छा जी, उसके बाद इसको सिलेक्ट करें और नेक्स्ट करें ट्रिम। अब देखें, द फिल्टर प्रोड्यूस नो रिजल्ट, प्लीज सिलेक्ट वन और मोर फिल्ड पाथ्स। इनमें ये डिफरेंस है कि जब शेप मोड्स होते हैं तो वो स्ट्रोक्स पर फंक्शंस को अप्लाई करता है, लेकिन जो पाथ फाइंडर के फंक्शंस हैं वो फिल के लिए हैं, स्ट्रोक के लिए नहीं है, इसलिए आपको फिल में कलर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इनको सिलेक्ट करें और यहाँ पर आकर फिल के अंदर कलर करें, और स्ट्रोक को आप बंद भी कर दें तो उससे कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा। तो चलें एक मिनट, ये कर लेते हैं पहले और फिर स्वैप कर लेते हैं कलर को। अब भी नहीं, चलें जी, यहाँ पे दोनों को ब्लैक कलर कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इस पर ले आए और यहाँ पर आकर करें ट्रिम, अनग्रुप करें, और आप देखेंगे कि ये पार्ट अलग और ये वाला अलग हो जाएगा। तो ये इस तरह से बन गया, और इसमें से जो ओवरलैपिंग पार्ट हो रहा था उसका वाला वो डिलीट हो गया, लेकिन ये कंप्लीटली सही पड़ा है। उसके बाद इन दोनों को फिर से सिलेक्ट करें और यहाँ पर है मर्ज, इसको मर्ज करेंगे तो वही काम करेगा जो कि यहाँ पर यूनाइट कर रहा था। लेकिन इनमें फर्क ये है
कि वो स्ट्रोक्स के ऊपर काम कर रहा था, जबकि ये जो है ये फिल के ऊपर काम कर रहा है। फिर से दोनों को सिलेक्ट करें, ये देखें ये और ये सिमिलर आइकन है, क्रॉप और इंटरसेक्ट, लेकिन फर्क वही है कि एक जो है वो स्ट्रोक्स पर काम कर रहा है और दूसरा जो है वो फिल पर काम कर रहा है। तो अगर आपको फिल के ऊपर इस तरह कोई फंक्शन अप्लाई करना है तो आप पाथफाइंडर के फंक्शंस में से जाएंगे, और अगर आपको स्ट्रोक्स के ऊपर अप्लाई करना है तो आप शेप मोड्स में जाएंगे। तो इसके बाद वही आप यहाँ पे करेंगे। तो ये देखें अनग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप हो जाते हैं। तो ये देखें ये इस तरह से हमारे पास, उसमें इंटरसेक्ट में क्या हो रहा था कि दरमियान वाला पार्ट जो है कम्प्लीटली डिलीट हो रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। जो भी ओवरलैपिंग पार्ट है वो सारे अपने अपने अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। सही है? तो इसका वाला पार्ट यहाँ पे अलग से पड़ा हुआ है और इसका वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे अलग से पड़ा हुआ है। तो आप इस तरह इन पार्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। इसके आगे हमारे पास नेक्स्ट है माइनस बैक। इस पे आप क्लिक करेंगे तो बैक वाला माइनस हो जाएगा और साथ में फ्रंट वाले का जितना पार्ट ओवरलैपिंग होगा वो भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। जिस तरह इसमें माइनस फ्रंट करते थे तो फ्रंट वाला पार्ट उसका डिलीट कर देता था। सही है? तो ये इस तरह से वर्कआउट करते हैं। पाथ फाइंडर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको यूज कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स को क्रिएट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो शेप बिल्डर टूल है इज अ बेटर ऑप्शन देन द पाथ फाइंडर, कि हम ये सारा कुछ करने के बजाय डायरेक्ट शेप बिल्डर को ले आएं और ये माइनस कर दें या इनको ऐड कर दें या फिर इनको ऐड कर दें या फिर इसको डिलीट कर दें, इसको डिलीट कर दें। सही? तो ये भी इम्पोर्टेंट है जब आपके पास बहुत ज़्यादा शेप्स बन जाते हैं कि आप जाते हैं और बहुत सारी शेप्स को मिक्स करके एक नया शेप बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपके पास पाथ सारे होते हैं और उनको मर्ज करना इज बिट डिफिकल्ट विद शेप बिल्डर टूल। तो आप उनको डायरेक्टली यहाँ से आके यूनाइट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक इजी ऑप्शन रहती है। चलें जी आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हमारे टूल्स कंप्लीट हो गए, इस तरफ भी और इस तरफ भी। चलें अब इससे आगे चलते हैं। आगे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि आपके पास राइट क्लिक के अंदर अवेलेबल हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें मैं आपको और बताऊंगा जो कुछ ऑब्जेक्ट में, जैसे ब्लेंड मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर हम एक बार पाथ को देख लेंगे और एनवेलप डिस्टॉर्ट को देख लेंगे, हम इमेज ट्रेस वगैरह को भी देख लेंगे और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलें जी, सबसे पहले अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। जब कोई भी चीज़ सिलेक्टेड नहीं होगी तो आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर, और जब कोई चीज़ आप कोई ऑब्जेक्ट ले आएंगे उसको सिलेक्ट करेंगे फिर राइट क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास आर्ट बोर्ड में जब कुछ भी सिलेक्टेड नहीं होगा तो हमारे पास ये ऑप्शन है जूम इन का। तो इससे जितनी बार आप जूम इन करते रहेंगे तो ये जूम इन होता रहेगा और इसी तरह से ये जूम आउट भी होता रहेगा। सही? उसके बाद शो रूलर्स हैं। ये देखें यहाँ पर रूलर्स आ जाएंगे। अगर आपको एग्जैक्टली रूलर्स चाहिए, अगर आपको कोई चीज़ नाप तोल कर बनानी है कि इतने पिक्सल्स का या इतने मिलीमीटर का ये चीज़ होनी चाहिए, तो आप रूलर्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है और इस यानी कि इसकी विड्थ और लेंथ दोनों ही, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 है। अगर आप चाहते हैं कि आप 50-50 पर बनाएं तो 50 और 50 पर आप किस तरह से बनाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इसके नीचे यहाँ पर गाइड्स का ऑप्शन है, हाइड गाइड्स। तो गाइड्स तो हमारे पास नहीं है तो मैं उनको लेकर आता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करें और ड्रैग करें नीचे की तरफ तो एक लाइन आपको नजर आएगी। अब देखें आप इसको यहाँ 50 पर लाकर छोड़ दें, और सिमिलरली आप इस तरफ से ले आएं और आप इसको भी लाकर 50 के ऊपर छोड़ दें। सही? तो अब ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स बना, ये 50 × 50 मिलीमीटर का, आप जूम इन करके देख सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। ये देखें
अब ये गाइड आप यहाँ से मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आए और अनलॉक गाइड्स। जैसे ही आप अनलॉक करेंगे तो आप क्या इनको सिलेक्ट करके फिर से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब देख रहे हैं ये जो बॉक्स बना है ये 50 × 50 मिलीमीटर का है। इसके अंदर जो भी बनेगा वो 50 × 50 मिलीमीटर का होगा, क्योंकि यहाँ पर हम मैंने जो मेजरमेंट ले रखी है वो मिलीमीटर की है। तो आप लोग इसको पिक्सल्स में भी ले सकते हैं, तो ये 50 × 50 पिक्सल का हो जाएगा अगर आपकी मेजरमेंट 50 × 50 पिक्सल की होगी। तो इस तरह से, यानी अगर आप पिक्सल में लेंगे, पिकास में लेंगे, मिलीमीटर्स में लेंगे, वो जब आप न्यू फाइल सेलेक्ट करते हैं तो आप वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि आप कौन से मेजरमेंट में लेना चाहते हैं। तो इस तरह जो है वो रूलर्स और गाइड्स की मदद से आप जो है वो ये कर सकते हैं कि ये कितना आपको चाहिए, तो इस तरह से आप नाप तोल इसमें कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है हाइड गाइड, और अगर आप हाइड गाइड करेंगे तो ये गाइड हाइड हो जाएंगी, और अगर आप हाइड रूलर्स करेंगे तो रूलर्स भी हाइड हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है शो ग्रिड का, यहाँ पे आप क्लिक करें तो आपको एक ग्रिड मिल जाएगा, उसके ऊपर आप बड़े ही आराम से काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये ग्रिड जो है वो बना बनाया आपको अवेलेबल है। जिस तरह ग्राफ पेपर्स पर काम किया करते थे हम लोग पहले, अगर आप मेट्रिकुलेशन में या एफएससी में मैथ में ग्राफ पेपर यूज होते हैं, तो उसकी तरह के आपको यहाँ पर ग्रिड मिल जाएंगे, और अगर आप इस पर काम करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड चीजें हम देखेंगे। ये सारी चीजें जो हमारे पास व्यू के अंदर आती हैं, ये रूलर है आपके पास, शो रूलर का ऑप्शन ये देखें वही वाला सही, और फिर हाइड रूलर आप दोबारा यहीं से कर सकते हैं, या ये देख शो रूलर, और फिर इसी में व्यू में जाके आप इसको हाइड रूलर्स कर सकते हैं। तो ये जितने मैंने ऑप्शन आपको बताए ये सारे जो हैं ये व्यू के ऑप्शन हैं। इसमें ये देखें गाइड है आपके पास, इसमें आप शो गाइड तो कर सकते हैं, और उसके बाद आप हाइड गाइड कर रहे थे, लेकिन लॉक अनलॉक का भी ऑप्शन था, लेकिन रिलीज गाइड का ऑप्शन नहीं था। अब ये देखिए शो गाइड, ये गाइड शो होगी। एक बार मैं आपका ये जो ग्रिड है उसको हाइड कर रहा हूँ, तो ये गाइड आपके पास, ये देखें। तो आप यहाँ पर इसको लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, सही है। लेकिन अगर आप इफेक्ट में, सॉरी, व्यू में आएंगे, तो व्यू में आपके पास जो गाइड का ऑप्शन है उसके अंदर आप इसको अनलॉक कर सकते हैं यहाँ से, और उसके बाद एक और ऑप्शन है आपके पास, और आप उसमें चले जाएं, गाइड्स में जाएं, और यहाँ पर आप जो है अगर आपने कोई गाइड सिलेक्ट कर रखी है तो वो गाइड आप रिलीज भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो गाइड जो है वो एक पाथ में कन्वर्ट हो जाती है, सही है। उससे आप एज अ पाथ भी यूज कर सकते हैं जब आप लोग रिलीज गाइड, ये देखें रिलीज गाइड का ऑप्शन है, आप रिलीज गाइड कर दें तो ये दोनों गाइड्स जो हैं ये रिलीज हो जाती हैं। आई डोंट नो ये सही से वर्क नहीं कर रहा है, इसको इनको एक बार हटाते हैं और दोबारा से गाइड्स को बनाते हैं। और चलें जी, एक बार फिर से गाइड्स को ले आता हूँ। उसके लिए पहले हमें शो रूलर को ले करते हैं, और यहाँ पर ये गाइड हमने ले ली। अब हम व्यू में जाएंगे और यहाँ पर जाकर गाइड, रिलीज गाइड, तो आप ये देख रहे हैं इसके अराउंड में एक बाउंडिंग बॉक्स बन गया है। तो उससे क्या होता है कि अब इसके ऊपर जो है वही रूल्स अप्लाई होंगे जो किसी भी लाइन के ऊपर या किसी पाथ के ऊपर जो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये पूरे कैनवस पर लगा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि गाइड जो है वो पूरे कैनवस के ऊपर इस तरह से लगता है, वो सिर्फ आर्ट बोर्ड का पार्ट नहीं होता है। तो इस तरह आप गाइड्स को रिलीज भी कर सकते हैं। उसके बाद व्यू में जाएं और नीचे जाएं, तो ये ग्रिड का पार्ट है। एक तो शो ग्रिड है, यहाँ पर शो ग्रिड कर लिया आपने। अब आप इसके अंदर काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पेन टूल से, तो मैं पेन टूल को यहाँ पे लगाता हूँ और यहाँ पे, और ये देखें टेढ़ा मेढ़ा और इस तरह से हो रहा है। आप चाहते हैं कि जी ऐसा ना हो, जब भी आप कोई भी पॉइंट लगाएं तो वो एग्जैक्टली ग्रिड के ऊपर लगना चाहिए, ग्रिड के पॉइंट पर। तो आप व्यू में जाएं, यहाँ पे आपके पास स्नैपिंग के ऑप्शन है, आप स्नैप टू ग्रिड कर दें। अब देखें आप कहीं पर भी क्लिक नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ग्रिड के जो पॉइंट्स हैं
उन्हीं पर क्लिक होगा। ये देखें, मैं कहीं भी रैंडमली क्लिक नहीं कर पाऊंगा, और ना ही ये दरम्यान में मुझे कहीं क्लिक करने देगा। अगर देखें, ये देखें, ये मुझे ऑप्शन ही सिर्फ पॉइंट्स के बीच में दे रहा है कि मैं ये या यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। इस तरह दरमियान में नहीं कर सकता। कहीं भी करूंगा तो वो इसी ग्रिड के पॉइंट्स के ऊपर होगा। तो इस तरह अगर आप ग्रिड्स के अंदर काम करना चाहते हैं तो ये आपको काफ़ी इजी हो जाता है। कि ये देखिए, यहाँ से कुछ भी ख़राब टेढ़ा नहीं होता है आपसे, और आप आराम से यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये देखें, और आप, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं और उसके बाद आपने ग्रिड को हाइड कर दिया, हाइड ग्रिड्स कर दिया, और उसके बाद अब अगर आप फिर से पेन टूल का यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फिर भी उसी तरह से ही काम कर रहा होगा ग्रिड के ऊपर, हालांकि ग्रिड यहाँ पर नहीं बना हुआ। लेकिन ये देखें, अगर मैं जूम इन करता हूँ तो ये देखें, ये अब भी ग्रिड के ही पॉइंट्स के ऊपर वर्क कर रहा है। आप व्यू में जाएं और व्यू में जाकर स्नैप टू ग्रिड को अनचेक कर दें, अब आप नॉर्मली कहीं भी क्लिक कर पाएंगे। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो आप चेक कर लें कि आपका स्नैपिंग पॉइंट इस वक्त कौन सा है। तो अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो अपनी स्नैपिंग को आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं व्यू में जाकर के। आप स्नैप टू पिक्सल या स्नैप टू पॉइंट हो, स्नैप टू ग्रिड होंगे तो वो फिर ग्रिड के पॉइंट्स के ऊपर ही काम करेगा। अच्छा जी। चलें, इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन यहाँ पर है, वो है आउटलाइन। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आउटलाइन दिखाई देगी आपको। और यही चीज़ आप कंट्रोल वाई से भी फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो है वो मैं पहले भी बताता रहा हूँ आपको, कि कंट्रोल वाई प्रेस करें तो ये आपको आउटलाइन शो करेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई यहाँ पे फंक्शन अप्लाइड कर रखा है किसी लाइन के ऊपर, फॉर एग्जांपल विड्थ टूल का कोई फंक्शन है, और चलें पहले इसके स्ट्रोक में कलर कर लेते हैं, वरना ये काम नहीं करेगा। तो अब देखें, ये हुआ और फिर ये हो गया, और फिर यहाँ पर ये हो गया। इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो ये देखें ये वो गुलदान जैसा बन गया, जो भी आप इसको कहें। लेकिन अगर आप कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे ये सिर्फ एक सीधी लाइन है। तो इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं आउटलाइन मोड में कि कौन से जो हैं वो सिर्फ फंक्शन अप्लाइड हैं और कौन से जो हैं वो शेप्स हैं। ये इस टाइम पे शेप नहीं है, बल्कि ये एक फंक्शन अप्लाइड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेरिएबल विड्थ प्रोफाइल के अंदर ये फंक्शन आपको नजर आ रहा होगा। और अगर आप कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ एक लाइन है। और अगर आपको ये फंक्शन, ये शेप आपको रिटेन करना है तो ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करेंगे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो अब ये एक शेप है, कोई लाइन नहीं है। सही है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होगा तो अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या ऑप्शंस आते हैं। तो सबसे पहले तो अनडू रेक्टेंगल आप करेंगे तो ये इसको हटा देगा। तो जो भी कमांड होगा आप उसको अनडू कर पाते हैं सबसे पहले वाले में। उसके बाद मेक पिक्सल परफेक्ट का आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, इसको हम बाद में देखते हैं। अच्छा, उसके बाद मोस्टली जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है मैं वो आपको बताता हूँ। अब देखें, ये मैंने तीन चीज़ें बना ली हैं। या कोई बहुत छोटे छोटे पाथ होते हैं और आप उनको कंटिन्यूअसली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, तो फिर आप उनको अलग से सिलेक्ट नहीं कर पाते। आप चाहते हैं कि आप वो एक ग्रुप बन जाए कि आपने पाथ्स बना रखे हैं। मैं एक मिनट कोई पाथ बना लेता हूँ। यहाँ पर आकर आप एक पाथ बना लें। ये देखें, ये अब पाथ बना लिए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसके साइज को इंक्रीज करते हैं। ये देखें, और फिर आपने एक और पाथ इसी की कॉपी यहाँ पर ले ली है, और फिर आप इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर आप कॉपी कर लेते हैं। और आप चाहते हैं कि जो पहले वाले दो थे वो आप सिलेक्ट कर पाएं, तो ये आप देखें कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, स्पेशली अगर मैं इसको और कॉम्प्लेक्स कर दूंगा। मैं
एक और यहाँ पर इसको एक बार और इस तरह से ऐड कर दो। अब वो सबसे पहले वाला जो था उसको सिलेक्ट करना आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई पहले वाले दो हों तो वो कहाँ हैं, वो आपको शायद सही से नजर भी नहीं आ रहे। अब ये वाले वो दो थे या ये और ये था, सही है। तो आप क्या करते हैं, स्टार्ट में ही अगर जब आपने ये दो लिए तो इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं आप और इनको ग्रुप कर लेते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है कि जब आप इनको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। ये देखें, अगर आप एक पे क्लिक करेंगे और वो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे जो भी इस ग्रुप का पार्ट है। अगर आप फर्दर ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप चारों को सिलेक्ट करके ग्रुप बना लें, सही है। और आप ये देखें, अब किसी एक पर भी क्लिक करेंगे तो ये चारों सिलेक्ट होंगे, सही है। उससे ये है कि ये ऑर्गेनाइज रहता है। ये देखें, अब ये इस तरह से बन गया है एक शेप। और आप इसमें से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ये पूरा ग्रुप अलग से मूव हो जाएगा, और इस पर किसी एक पर क्लिक करेंगे सब सिलेक्ट होंगे और सभी एक साथ मूव करेंगे। तो इस तरह से आप का जो वर्क फ्लो है वो ऑर्गेनाइज रहता है ग्रुप्स की मदद से, अगर आप ग्रुप करते हैं तो। उससे आगे चलते हैं, उसके आगे हमारे पास है जी जॉइन एंड एवरेज। ये आपको सही से समझ आएगा जब हमारे पास ओपन पाथ हो। तो मैं ओपन पाथ बना लेता हूँ। ये देखें, एक ये बना लिया और एक ये बना लिया। चलें जी। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ला के इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, इन दो एंकर पॉइंट्स को राइट क्लिक करेंगे और एवरेज, ओके। तो ये आप देखेंगे कि ये एक दूसरे के साथ आके मिल जाएंगे। अगर आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि ये दरमियान में इनके एक लाइन बन गई। आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो बल्कि ये एक कॉर्नर बने, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और एवरेज, ओके। तो आप देखेंगे कि ये दोनों पॉइंट मूव होकर एक दूसरे के ऊपर आ गए। अब आप इन दोनों को जब सिलेक्ट करके ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कॉर्नर विजेट भी बन गई। इसका मतलब सक्सेसफुली आपने कॉर्नर यहाँ पर बना लिया। ठीक हो गया। तो ये काम है एवरेज का कि जब दो ओपन पाथ होते हैं, ओपन पाथ के जो एंकर पॉइंट्स दूर दूर होते हैं, जब आप उनको एवरेज करते हैं तो वो एक मिडल पॉइंट पर आकर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि आप जब उनको ज्वाइन करेंगे तो वो एग्जैक्ट परफेक्ट कॉर्नर बनेगा। लेकिन अगर वो दूर दूर होंगे तो दो कॉर्नर वहां पर बन जाएंगे जब आप उनको ज्वाइन करेंगे। ये देखें, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ तो देखें दो अलग अलग कॉर्नर बने और दो अलग अलग कॉर्नर विजेट्स आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, इसके आगे चलते हैं। राइट क्लिक करें। इसके अलावा मेक क्लिपिंग मास्क है। अगर आपके पास कोई शेप है तो वो आप इसके अंदर क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। शेप को फॉर एग्जांपल मैं ये बना रहा हूँ और मैं इसके अंदर कोई कलर कर लेता हूँ और इसके बाहर वाले कलर को हटा देता हूँ। तो आप इसको यहाँ पर ले आए, इन दोनों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और मेक क्लिपिंग मास्क। तो आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला इमेज होगा, जो भी आपने ऊपर रखा है, उसके वो जितने एरिया पर ओवरलैप होगा सिर्फ वही एरिया बिहाइंड वाले इमेज का नजर आएगा, बाकी का नजर नहीं आएगा। बाकी का जो है वहीं पड़ा होगा लेकिन वो मास्क हो चुका होगा, सही है। अब दोबारा कर लें और यहाँ पर आए और करें मेक क्लिपिंग मास्क। तो अब देखिए हमने जो सर्कल था उसको सेंड बैक कर दिया और अब वो क्या हो रहा है, सर्कल का वही पार्ट नजर आ रहा है जो उस रेक्टेंगल में ओवरलैप था। और आप रिलीज भी कर सकते हैं क्लिपिंग मास्क को। तो दोनों आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वापस, ये नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसके स्ट्रोक और फिल दोनों बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अगर बाहर से कोई इमेज ले आए और आप उसको शो करना चाहें कि ये सिर्फ सर्कल वाला पार्ट उसका शो हो रहा, तो आप क्लिपिंग मास्क का उसके ऊपर यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब फिर से हमारे पास जो है वो ये मेक गाइड्स है, वही जो उसका था ऑप्शन। उसके बाद ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें
पहले मैं टेक्स्ट को ले आता हूँ और यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। ये देखें, अगर मैं इसको एक बार, चलें जी, ये मैंने एज अ शेप ले लिया। अच्छा जी, अब ट्रांसफॉर्म में या तो आप इसको मूव कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर, अगर आप हॉरिजॉन्टली इसको बढ़ाएंगे, आप प्रीव्यू इसको ऑन करें तो आपको नजर आएगा कि ये मूव करता रहेगा हॉरिजॉन्टली। और अगर आप वर्टिकली मूव करना चाहते हैं तो ये वर्टिकली भी मूव करता रहेगा, अगर आप वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। अगर दो यहाँ पर आएंगे और डिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तब भी आपको ये, देखें, ये बिल्कुल इस तरह से आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा, जैसा कि मूव को करना चाहिए। उसके बाद ट्रांसफॉर्म में हमारे पास रोटेट है। सिंपली अगर आप किसी स्पेसिफिक एंगल पर रोटेट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 90 पर, सही है, तो आप देखेंगे 90 पर रोटेट हो गया। और इसी तरह अगर आप इसको चेंज करते रहेंगे तो इसका एंगल भी चेंज होता रहेगा। उसके बाद इसी तरह ट्रांसफॉर्म में जो मेन चीज़ है वो रिफ्लेक्ट है। रिफ्लेक्ट में आप आए तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब हम यहाँ पर रोटेट के अंदर टूल था रिफ्लेक्ट, जब हमने वो पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर, इसमें ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। आप हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, वर्टिकली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक एंगल पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो आप कॉपी ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि ओरिजिनल वाला वहीं पर रहेगा और कॉपी आपकी एक रिफ्लेक्शन की न्यू कॉपी बन जाएगी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है स्केलिंग का। आप जानते हैं स्केलिंग क्या होगी, कि वो स्केल अप और स्केल डाउन करेगा। और अगर आप यूनिफॉर्मली स्केल अप स्केल डाउन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं इसको। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, हॉरिजॉन्टली आप अलग स्केल हो और वर्टिकल अलग हो, तो आप हॉरिजॉन्टली अलग से स्केल कर सकते हैं इसको, और वर्टिकली आप अलग से स्केल अप और स्केल डाउन इसको कर सकते हैं। और सिमिलरली ही आपके पास यहाँ पर शेयर है, हमने शेयर टूल पहले पढ़ा था, तो ये भी उसी तरह करेगा कि किस एंगल पर शेयरिंग आप करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप किस एंगल पर शेयरिंग करना चाहते हैं। तो ये उस तरह से ये पूरा 3D में यहाँ पर आपको घूमता हुआ दिखाई देगा, सही है। तो उसके बाद इससे नेक्स्ट में चले जाते हैं। मैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेता हूँ जो एक से ज़्यादा हों। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर ले लेते हैं, ताकि हम सही से कंपैरिजन कर सकें। जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है इसमें कलर भी चेंज कर देते हैं हम लोग, और एक ऑब्जेक्ट और ले आते हैं और उसका भी कलर कोई और रख देते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम इन सबको ओवरलैप करें एक दूसरे के ऊपर तो हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऊपर है और कौन सा नीचे। अगर मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखूंगा तो ये ब्लू वाला इसके ऊपर ही रहेगा, इसके पीछे नहीं जाएगा। और इसी तरह ये जो है, ये ब्लू वाले से पीछे रहेगा, ये ग्रीन वाला आगे नहीं आएगा, सही। और इसी तरह ब्लैक वाला भी पीछे रहेगा। और अब आप चाहते हैं कि ये चेंज हो, आप कुछ आगे ला सकें और कोई इनको आगे और पीछे एक दूसरे के ले जा सकें, तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और आपके पास अरेंज का ऑप्शन है। अरेंज के ऑप्शन में आपके पास ब्रिंग टू फ्रंट है, इसमें आप बैक वालों को फ्रंट पे ला सकते हैं, बिल्कुल फ्रंट पे। सेकंड है ब्रिंग फॉरवर्ड, इसका मतलब है कि अगर ब्लैक वाला है तो वो ग्रीन वाले से आगे आ जाएगा लेकिन ब्लू वाले से पीछे रहेगा। सेंड बैकवर्ड में भी यही है कि वो एक बैक जाएगा, बिल्कुल बैक नहीं चला जाएगा। और सेंड बैक का मतलब है वो सबसे पीछे चला जाएगा। इसको टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप इसको सिलेक्ट करें, अरेंज सेंड बैकवर्ड, तो आप देखेंगे कि ये ग्रीन के तो बैक चला गया है लेकिन ब्लैक के अब भी फ्रंट पे पड़ा हुआ है, सही है। और अगर आप इसको करना चाहते हैं कि आप इसको करें अरेंज सेंड बैक, अब आप देखेंगे ये इसके भी बैक है और इसके भी बैक है,
सही। तो ये बिल्कुल बैक में चला गया। और अगर आप चाहते हैं कि ये ब्लैक वाला जो है वो ग्रीन वाले से आगे आ जाए, तो आप क्या करेंगे, अरेंज ब्रिंग फॉरवर्ड। तो आप देखेंगे कि वो सिर्फ ग्रीन वाले के आगे है जबकि ब्लू वाले के पीछे ही है। अब आप चाहते हैं कि नहीं वो सबसे आगे आ जाए, तो अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, अब वो सबसे आगे आ जाएगा और बाकी जो है वो उसी ओरिएंटेशन में एक दूसरे के पीछे रहेंगे। इसमें ये फायदा होता है कि समझाने के लिए मैंने 3 लिए हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और आप उनको फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं कि जी आप बैक वाले पर करना चाहते हैं या फ्रंट वाले पर, वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उनको हिलाते नहीं है एक दूसरे की जगह से, अगर वो ओवरलैप है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि आप इस पर कोई फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये कर लिया और ये कर लिया और फिर मैंने इसको सिलेक्ट करके इधर ले आया और मैंने ये फंक्शन परफॉर्म करने थे लेकिन ये फ्रंट पे था, तो इसको बैक पे कर दें, इसको इस पे ये फंक्शन परफॉर्म करने थे और ये बैक में था, तो इसको फ्रंट पे कर लिया, इस पे फंक्शन परफॉर्म किया और फिर अरेंज सेंड टू बैक। अब मुझे उसका लेआउट चेंज नहीं करना पड़ा कि किसी को आगे लाओ, किसी को इसको साइड में ले जाओ बाकियों को और फिर उसको ठीक करो, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी हम अलाइनमेंट कर चुके होते हैं कि मुझे ये जो है बिल्कुल इसी जगह में अलाइंड चाहिए कि यहीं पर अलाइंड हो। ये जो हेक्सागोन है, ये इस जो भी ये रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल, इसके बिल्कुल इस पॉइंट पर एडजस्ट हो और मैं इस अलाइनमेंट को चेंज नहीं करना चाहता कि अगर ये अलाइनमेंट चेंज होगी तो शायद दोबारा सही से अचीव ना हो पाए। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन बेटर लग रहा है फॉर एग्जांपल, और मैं इस अलाइनमेंट को चेंज नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, पीछे वाले को ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करना, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं इसको अलग कर दूँ, इसको अलग कर दूँ और फिर इस पर कोई फंक्शन परफॉर्म करूँ। तो इससे क्या होगा कि वो अलाइनमेंट मिस हो सकती है। अब आप कहेंगे कि इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर मूव कर ले, तो हो सकता है कि मैंने इस ब्लैक को भी उसके साथ इसी तरह से अलाइन करना हो, तो मैं क्या करूंगा, इस पर कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इसको मैं अरेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट करूंगा, इस पर जो भी फंक्शन परफॉर्म करना होगा वो करके अरेंज सेंड बैक। सही है। अच्छा, उसके बाद इन सबको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, लास्ट चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि एक्सपोर्ट सिलेक्शन में चले जाएं और आप इसको यहाँ पर अपना कोई भी जो नॉर्मली साइज होगा वो ये होगा, आप इसको चेंज कर सकते हैं 2 टाइम्स बिगर, जो आपने बनाया उससे 3 टाइम्स बिगर, उससे 4 टाइम्स बिगर हो सकता है, आप उससे 1.5 टाइम बिगर हो सकता है, 0.5 टाइम यानी उसके हाफ हो जाएगा 0.75। उसके अलावा आप विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, आप हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं या आप रेजोल्यूशन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी आप करना चाहें आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर देखेंगे तो फाइल टाइप्स हैं, तो आप पीएनजी में लेना चाहते हैं या जेपीजी में या एसवीजी में या पीडीएफ में, तो आप यहाँ से भी ये काम कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पर देखिए मेरे पास फोल्डर सिलेक्ट है, अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट फोल्डर्स मेरे पास ये पड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पर कोई फोल्डर बना दें और फिर उसके अंदर इस अपने प्रोजेक्ट को इजीली एसेट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो इसके आगे अ, हमने देख लिया राइट क्लिक में क्या थे, किसी कोई चीज लेकर आते हैं तो उसके साथ और विदाउट उसके। तो चलें एक बार टेक्स्ट को भी देख लेते हैं। टेक्स्ट में कुछ थोड़े से टूल्स जो हैं वो अलग हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ लिख लूंगा ताकि हम उसे सही से समझ पाए। अच्छा जी, अगर आप अब राइट क्लिक करेंगे, एक तो आपके पास फ़ॉन्ट है, इस पर क्लिक करें तो आपके पास वो सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे जो करेक्टर पैनल के अंदर आपके पास अवेलेबल हैं। सही, एक्यूमेन वेरिएबल कॉन्सेप्ट, और इसमें से आप जो भी लेना चाहें, और अगर आप नीचे हैं वो कुछ तो यहाँ से आप क्लिक करते जाएं, जो भी आप लेना चाहें वो आप यहाँ से ले सकते हैं। फ़ॉन्ट के बाद हमारे पास रिसेंट फ़ॉन्ट्स जो हमने यूज़ किए हैं वो होंगे, और फिर हम साइज को चेंज कर सकते हैं। इसमें अदर पे जाएंगे तो आपका करेक्टर पैनल ओपन हो जाएगा और आप जो भी साइज देना चाहें यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके अलावा अब इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है इसमें
क्रिएट आउटलाइन। सही है, जब आप क्रिएट आउटलाइन करते हैं तो ये आपका टेक्स्ट जो है ये आपकी शेप में कन्वर्ट हो गया। कंट्रोल वाई प्रेस करें तो अब देखें, लेकिन अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूं तो अब देखेंगे इस तरह ब्लैक नजर आ रहा है और इसके नीचे यहाँ पर एक एंकर पॉइंट नजर आ रहा है। आप सिलेक्ट करेंगे तो इसके नीचे एक लाइन होगी। इसका मतलब ये है कि ये टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट में क्या प्रॉब्लम है कि अब ये टेक्स्ट है और मैं इसके ऊपर कोई शेप ले आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जी मैं कोई इस पर फंक्शन अप्लाई करूँ। जैसे कि मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं शेप बिल्डर ले आता हूँ, तो मैं देखूंगा कि वो बाकियों पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि शेप बिल्डर टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं करता, वो सिर्फ शेप्स के ऊपर काम करता है। अब मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट आउटलाइंस। अब मैं इसको लेकर आऊंगा, इसके ऊपर रखूंगा, इन सबको सिलेक्ट करूंगा और अब अगर मैं जाता हूँ शेप बिल्डर में तो आप देखेंगे शेप बिल्डर अब सही से काम कर रहा है। और चले मैं इनको मिक्स कर देता हूँ, तो ये देखो, तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये काम कर रहा है। सिर्फ ये बिल्डर ही नहीं, बाकी टूल भी काम नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं अब डायरेक्ट सिलेक्शन लाता हूँ तो क्या कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं क्रिएट आउटलाइंस करता हूँ तो फिर उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि इसके अंदर कोई भी चेंज ला सकता हूँ टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि ये अब टेक्स्ट नहीं रहा बल्कि एक शेप में कन्वर्ट हो गया। और अब मैं इस पर सारे वही रूल्स अप्लाई होंगे जो शेप पर रूल्स अप्लाई होते हैं। और ये देखें इसी तरह आप इस पर जितने भी शेप वाले रूल्स हैं वो सारे इस पर अप्लाई हो जाएंगे। तो सारे टूल्स जो हैं वो आप इस पर यूज कर सकते हैं सिर्फ तब जब ये एक्स क्रिएट आउटलाइंस हो जाएंगे इसके। और उसके अलावा राइट क्लिक करें तो इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर, इसमें आप सिंबल्स वगैरह और हाइफन्स और कोटेशंस एंटर कर सकते हैं। इंसर्ट वाइट स्पेस कैरेक्टर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इंसर्ट ब्रेक कैरेक्टर्स भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देखें अब ये आपके पास अवेलेबल है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर सिलेक्शन टूल लिया हुआ है और फिर आप राइट क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं होंगी। तो उसके लिए आप क्या करना चाहिए कि आपका टेक्स्ट आपका टाइप टूल जो है वो सिलेक्टेड होना चाहिए और फिर आप राइट क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी। ये देखें आप बुलेट्स ऐड कर सकते हैं और बाकी चीज़ें आप जो है जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। फिल द पाथ विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट भी आप कर सकते हैं। वो तब होगा जब आपका पाथ जो है वो खाली होगा, तो आप प्लेस होल्डर टेक्स्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए अब जो है वो अगर फॉर एग्जांपल इसका साइज छोटा होता, 12 होता है इसका साइज, और अब आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर डालेंगे फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्लेस होल्डर टेक्स्ट जो है वो डाला जा सकता है। चलें इसको आगे लेकर चलते हैं। तो ये चीज़ें होगी हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट, कि हमने देखा टेक्स्ट में और शेप्स में किस तरह से काम कर रहा था और विदाउट उसके वो कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको एक्सपेंड बता दिया, और इसके अलावा जो चीज़ बताने वाली, एक हम इमेज ला सकते हैं कोई भी इंटरनेट से। आपको ये अगर इमेज ले आते हैं कोई भी इमेज, तो आप उसको उसके ऊपर डिफरेंट फंक्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं। अ, और मैं इमेज एक बार ले आता हूँ कोई इंटरनेट से, खाली मैं जाऊँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। ये एक इमेज है। जैसे ही इमेज आएगा यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस ओपन हो गए। पहला मास्किंग का ऑप्शन है आपके पास। क्रॉप इमेज, क्रॉप आप जानते हैं क्या है, कि अगर आप इस तरह से और फिर आप एंटर करेंगे तो इतना हिस्सा जो है वो सिर्फ ये अंदर वाला हिस्सा रह जाएगा और बाहर वाला क्रॉप हो जाएगा। तो ये क्रॉप है। मास्क मैंने आपको पहले बताया था। अगर आप चाहते हैं तो ये देखें, आप चाहते हैं कि सिर्फ वही वाला पार्ट है जो इस सर्कल के साथ, जिस पर ये सर्कल ओवरलैप है, और बाकी का नजर ना आए, तो आप दोनों को सिलेक्ट करें
और आप मेक क्लिपिंग मास्क, तो देखें सिर्फ वही पार्ट नजर आएगा जो सर्कल के अंदर था। तो इस तरह से मास्क यूज होता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इमेज ट्रेस। आप इमेज ट्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इसमें इस तरह से होगी। लेकिन अगर आप इस वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप हाई फिडिलिटी फोटो में करते हैं तो आप देखेंगे तो कि ये ऑलमोस्ट एग्जैक्ट होगा। अगर आप एक्सपेंड कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि ये अब एक वेक्टर इमेज, वेक्टर ऑब्जेक्ट या इमेज है। अगर आप कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं तो ये आपको सही से नजर आता है। लेकिन अगर ये ट्रेस ना होता, अगर अगर आप कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ आपको एक रेक्टेंगल नजर आएगा, एक आउटलाइन नजर आएगा, कोई इमेज नजर नहीं आएगा। तो आप क्या करें, इमेज ट्रेस कर सकते हैं हाई फिडिलिटी में। सही। और आपके पास और भी ऑप्शंस हैं जैसे कि सिलोवेट हो गया। ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह का इमेज है। तो आप उसमें लो फिdelity कर सकते हैं, आप उसके अंदर 3 कलर्स में कर सकते हैं, आप 6 कलर में कर सकते हैं, और उसके अलावा आप 16 कलर के अंदर कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर शेड्स ऑफ ग्रे है तो आप देखेंगे कि ये सारा ग्रे के अंदर हो जाएगा। और जब आप इसको ट्रेस कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करने के बाद इस पर फंक्शंस अप्लाई होंगे, वरना आप देखेंगे जब तक आप एक्सपेंड नहीं करेंगे इस पर चीज़ें मोस्टली जो है वो काम नहीं कर रही होंगी। सही। कुछ ये देखें कुछ भी काम नहीं कर रहा। अब इसको एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना चाहिए लेकिन ये नहीं कर रहा, तो आप एक्सपेंड करें और उसके बाद आप देखेंगे ये एक एंकर पॉइंट को आराम से सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये फंक्शन अवेलेबल है जो डायरेक्टली इमेजेस को ट्रेस कर सकता है इलस्ट्रेटर के अंदर। अच्छा जी। उसके बाद अगर आप फाइल में देखें तो यहाँ से न्यू, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया था, ये कर सकते हैं और आप फाइल ओपन कर सकते हैं। आप ओपन किया, कोई भी फाइल आपके पास पड़ी है तो क्लिक करें और ओपन करें तो वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपके पास क्लोज का ऑप्शन है, आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये इलस्ट्रेटर बंद हो जाएगा। इसी तरह आपका कोई प्रोजेक्ट है, आप उसे सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करें और आपका वो प्रोजेक्ट जो है वो सेव हो जाएगा। क्योंकि ये ऑलरेडी सेव्ड है मेरे पास इसलिए कोई भी ऑप्शन नहीं आया। अब आप सेव एज करेंगे तो वही ऑप्शन आएंगे, तो आप इसका यहाँ पर कोई नाम देकर सेव कर सकते हैं। मैंने कैंसिल किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है। और आप इसको सेव एज कॉपी भी कर सकते हैं, सेव एज टेम्पलेट भी कर सकते हैं। सही है। तो अगर आप ओपन में जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास ओपन में टेम्पलेट के ओपनिंग का भी ऑप्शन आता है। यहाँ पर न्यू में न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स, तो ये देखें ब्लैंक टेम्पलेट्स आपके पास हैं, बैनर्स की हैं, बॉक्सेस की हैं, ब्रोशर्स की हैं, बिजनेस कार्ड्स की हैं, सीडी कैसेट्स हैं, गिफ्ट सर्टिफिकेट, और उसके अलावा लेबल्स हैं आपके पास, और प्रमोशनल हैं, टी शर्ट, स्टेशनरी वगैरह। तो ये आपके पास पहले से टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं और आप टेम्पलेट्स बना भी सकते हैं बाय सेव एज टेम्पलेट। तो आपका ये जो भी प्रोजेक्ट होगा ये एज अ टेम्पलेट सेव हो जाएगा। उसके बाद आप प्लेस का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई इमेज लगाना है तो ये देखें, आप प्लेस करें और ये आपके कर्सर के पास आ जाएगा। क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये इमेज उतने एरिया में आके लग जाएगा। एक और ऑप्शन है इसके अंदर, अगर आपको ट्रेस करना है इमेज मैनुअली पेन टूल के साथ या कर्वेचर के साथ, तो फिर आप प्लेस में जाएंगे, इमेज को लाएंगे और एज अ टेम्पलेट इसको लगा लेंगे। प्लेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो यहाँ पे लग गया है और उसकी ओपेसिटी भी कम होगी और ये लॉक्ड भी है, आप इसको मूव नहीं कर सकते। सही है। आप लेयर्स में जाएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एक अलग से लेयर बन गई है इसकी, और वो लेयर लॉक है और उसकी ओपेसिटी भी कम की गई है। तो आप इसको अनलॉक करें तो आप देखेंगे अब आप इसको सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ इस तरह से करनी है और आप डायरेक्टली उसको सिर्फ ट्रेस करने के लिए एक इमेज ला रहे हैं तो आप उसको प्लेस कर सकते हैं। अच्छा जी। और उसके अलावा ऑब्जेक्ट में हमारे पास ऑप्शंस हैं कुछ, जैसे कि पाथ का ऑप्शन है। अगर मैं एक पाथ बना लेता हूँ और मैं क्विकली आपको ये बता देता हूँ। अच्छा जी।
तो मैं इसका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। अब ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ, और पाथ में वही जॉइन और एवरेज जो मैंने आपको पहले बताया वो ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे आउटलाइन स्ट्रोक का एक ऑप्शन है जो बिल्कुल एक्सपैंड की तरह से काम करता है। अब देखिएगा, अगर आप आउटलाइन स्ट्रोक करेंगे और कंट्रोल वाई करके देखेंगे तो स्ट्रोक जो है वो आउटलाइन में चला गया, बिल्कुल जिस तरह से एक्सपैंड वर्क करता है। और उसके बाद पाथ में आपके पास एक सिंप्लीफाई का ऑप्शन है। अगर आपके पास कुछ कर्व्स बन रखे हैं और आप उनको बैट सही करना चाहते हैं और वो सही से आपसे नहीं बने, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ये देखें, अगर इस तरह से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो आप ऑब्जेक्ट में जाके, पाथ में जाके सिंप्लीफाई का यूज कर सकते हैं। तो आप प्रीव्यू कर लें ऑन, आप देखेंगे कि जैसे ही आप प्रीव्यू ऑन करेंगे तो आपको ये पहले से ही बेटर लगने लगेगा। तो आप इन स्लाइडर्स को चेंज करके इसके ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। ये देखें, तो इस तरह से आप जो है कर्व्स को ठीक कर सकते हैं, अगर आप सिंप्लीफाई से ठीक करना चाहें तो। उसके बाद आपके पास जो चीज़ आ रही है, मैं जो आपको बताना चाहूँगा वो है आपके पास एनवेलप डिस्टॉर्ट। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी एक शेप ले लें और यहाँ पे आ जाएं ऑब्जेक्ट में, एनवेलप डिस्टॉर्ट, और आप या तो मेक विद वार्प कर सकते हैं या मेक विद मैश कर सकते हैं। अगर वार्प के साथ जाएंगे तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप प्रीव्यू ऑन कर लें। आप देखिए यहाँ पर आर्क है और आप लोअर आर्क बना सकते हैं और अपर आर्क बना सकते हैं और बल्ज इसमें बना सकते हैं, आर्क, आर्च, और शेल लोअर और शेल अपर, और इसी तरह से फ्लैग हो गया, फिश हो गई, और राइज, और फिश आई, और इन्फ्लेट, ये सारे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप इनको चेंज कर सकते हैं इन स्लाइडर्स के साथ, और आप इनको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी चेंज कर सकते हैं। सही। उसके बाद हम दोबारा जाएंगे एनवेलप डिस्टॉर्ट पर एक बार फिर से, मेक विद वार्प पे। ये जितने ऑप्शन थे ये हॉरिजॉन्टल में मैंने आपको बताया, आप यही ऑप्शन वर्टिकल में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, और अगर अब आप इनको ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सब ऑप्शंस जो हैं ये आपके पास वर्टिकल में अप्लाई होंगे इंस्टेड के ये हॉरिजॉन्टल में अप्लाई हों। फिश हो गया, या राइस हो गया, या इन्फ्लेट हो गया, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हॉरिजॉन्टल में भी वर्क करते हैं और वर्टिकल में भी करते हैं, सिवाय ये लास्ट वाले चार के। तो ये देखें, फ्लैग बना है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। तो आप इनको काफ़ी तरह से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एनवेलप डिस्टॉर्ट में आप मेक विद मैश कर सकते हैं। आप कितने रोज और कॉलम्स बनाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। प्रीव्यू करेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देंगे, आप ओके कर सकते हैं। ये देखें, अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये एडिटेबल हैं। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और इन सारे पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ले जाता हूँ, और फिर इन सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करके भी नीचे की तरफ ले जाता हूँ, और फिर इन सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करके भी मैं नीचे की तरफ ले जाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से आप जो हैं वो डिस्टॉर्शन कर सकते हैं और चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, और इसके बाद हम क्विकली नेक्स्ट जाके थोड़ा सा इफेक्ट्स को देख लेते हैं। उसको मैं कंप्लीटली नहीं आपको पढ़ाऊंगा, बस मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह से इफेक्ट्स से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले 3D इफेक्ट्स हैं, इनमें एक्सट्रूड एंड बेवल है। और अगर आप इसका प्रीव्यू ऑन करेंगे तो ये आपको 3D में दिखाई देगा, लेकिन अब आपको ये सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसको सही से अगर आप ओके करेंगे, देखें ये 3D में तो है लेकिन सही से दिखाई नहीं दे रहा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ग्रेडियंट ले आएंगे, अब ये आपको बिल्कुल सही से 3D में दिखाई देगा। ये देखें, और उसके बाद आप ये देखें, अब दोबारा आप उसको ऑन करने जाएंगे तो ये इफेक्ट जो है वो आपको, वो कहेगा कि आप नया इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब वो इफेक्ट कहाँ गया, आप उसमें चेंजिंग करना चाहते थे, तो वो यहाँ अपेयरेंस के
यहाँ पर पड़ा हुआ, आप इस पर क्लिक करें तो ये निकल आएगा। प्रीव्यू को ऑन करें तो आप इनको जब चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि शेप में भी चेंजेस होती हैं। यहाँ पे करेंगे तो भी शेप में चेंजेस होंगी, यहाँ करेंगे तो भी शेप में चेंजेस होंगी। तो इस तरह करके आप जो है वो डिफरेंट चेंजेस ला सकते हैं और अपने 3D को यूज कर सकते हैं। तो ये तो एक हो गया 3D। अगर आप हटाना चाहते हैं तो ये इफेक्ट यहाँ से डिलीट भी हो सकता है। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास इफेक्ट्स में फिर शेप के रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स के, और फिर फ्री डिस्टॉर्ट है, इसमें आप फ्रीली चीज़ों को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये इससे ज़्यादा जो हमारे पास इसमें यूज़ होता है वो रफन है, पकर एंड ब्लॉट, इस तरह के। देखें अगर आप प्रीव्यू को ऑन करेंगे, देखें आप इसको इंक्रीज करते जाएं, डिटेलिंग को इंक्रीज करते जाएं, और रिलेटिव करना है, एब्सोल्यूट करना है, इट्स अप टू यू। सही है। तो आप देख रहे हैं कि आप इस तरह से डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इफेक्ट्स के साथ क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आप इन सारे इफेक्ट्स को ट्राई करें और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं आपको एक इफेक्ट और बता देता हूँ, क्योंकि हम इसको ज़्यादा कवर नहीं कर रहे, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ें होती हैं। हम स्टार्ट में जो लेकर चल रहे हैं वो इसी तरह से है कि हम जनरली उन चीज़ों को कवर कर लें जो बिगिनर्स के लिए। ऑल दो इसमें बहुत सारी चीज़ें एडवांस भी थी, लेकिन ये समझ लें कि ज़्यादा वो एडवांस हो जाएगा और इसके लिए एक पूरी अलग से क्लास करनी पड़ सकती है। तो हम इसको यहाँ तक रखना चाह रहे हैं कि जो इजीली डाइजेस्टेबल हो बिगिनर्स के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टाइलाइजर में आपके पास एक ड्रॉप शेडो का ऑप्शन है, आप क्लिक करें और आप प्रीव्यू ऑन करें तो आप देखेंगे कि आप जो भी शेप बना रहे हैं उसका एक ड्रॉप शेडो बन जाएगा। उसकी आप फिर आप पर डिपेंड करता है कि आप ओपेसिटी चेंज करना चाहें, आप उसका लोकेशन चेंज करना चाहें, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली हो, आप उसको चेंज करना चाहें। और फिर आप उसका ब्लर कितना रखना चाहते हैं, आप इंक्रीज करेंगे तो वो बिल्कुल गायब होता हुआ नजर आएगा, और डिक्रीज करेंगे तो वो बिल्कुल ही ब्लैक हो जाएगा। तो आई गेस ये यहाँ पर 2 पर बिल्कुल ठीक है, या 1.5 1.8 पर ये बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद आप इस तरह से चेंजिंग इसमें डिफरेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है तो इस तरह से उसका आप शेडो आराम से ला सकते हैं और वो उसी ऑब्जेक्ट के जैसा दिखता होगा। ये चलें, एक रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा था। अगर मैं कोई टेक्स्ट ले आता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हेलो लिख देता हूँ, और चलें वो नज़र नहीं आ रहा तो काफ़ी बड़ा हो गया, तो चलें जी। अब मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ और इफेक्ट में चले जाते हैं और स्टाइलाइजर ड्रॉप शेडो, आप प्रीव्यू ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि हेलो का, और फिर आप चाहते हैं ये इसे थोड़ा नीचे बने तो ये नीचे बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा साइड में बने तो ये साइड में भी बन जाएगा। तो जिस तरह का आपका जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, जो भी इमेज होगा, जो भी आपका टेक्स्ट होगा, उसी के हिसाब से उसका शेडो बन जाएगा जी। तो हमने आज की लास्ट क्लास में देख लिया, जो बाकी की चीज़ें रह गई थी कि आपके पास राइट क्लिक में कौन कौन से ऑप्शन है, शेप के साथ विदाउट एनीथिंग सिलेक्टेड, और टेक्स्ट के साथ, उन्हें हमने देखा। फिर हमने फाइल को देखा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हम ले सकते थे। फिर ऑब्जेक्ट में हमने काफ़ी चीज़ें कवर की, जैसे ग्रुपिंग की हमने बात की कि चीज़ों ग्रुप कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ से अनग्रुप भी कर सकते हैं। वो भी आपके पास राइट क्लिक में ऑप्शन होता है जब आपके पास चीज़ें ग्रुप होती हैं। और ये एक लॉक का ऑप्शन रह गया, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखेंगे आपने बनाया और आप इसके ऊपर काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये अपनी जगह से ना हिले, तो आप Ctrl+2 प्रेस करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट लॉक हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ से मूव नहीं कर पाएंगे, ना ही इस पर कोई फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन ये ऑब्जेक्ट लॉक हुआ है, ये अलग से उसने कोई लेयर नहीं बनाई है, ये सिर्फ ये देखें सब लेयर के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है ये लॉग। लेकिन यहाँ पर मेन में कोई इस तरह से लेयर नहीं बनाई, जिस तरह हम उसमें बात कर रहे थे कि हमने
जब हम प्लेस करते थे तो वो एक न्यू लेयर बनाता उसको और लेयर की ओपेसिटी कम करके उसको लॉक करता था। लेकिन आप ये काम डायरेक्टली कर सकते हैं कि आप कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको लिखा होगा कि लॉक का जो है वो आपके पास कंट्रोल 2 और अनलॉक के लिए आप क्या करते हैं Alt Ctrl 2, तो ये अनलॉक हो जाता है। फिर से देख लें, लॉक के लिए कंट्रोल 2 का ऑप्शन है आपके पास, तो ये देखिए कंट्रोल 2, तो ये लॉक हो जाएगा। और फिर अनलॉक के लिए आपके पास ऑप्शन है Alt Ctrl 2। तो इस तरह आपको ऑब्जेक्ट्स पे काम करना होता है कि आप चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट वहां से ना हिले और आप कोई भी जब फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो वो डिस्टरबेंस ना आए। फॉर एग्जांपल मुझे इसको ट्रेस करना था, तो मैं अब इसको लॉक कर दिया, अगर मैं इसको लॉक ना करता तो ये देखें जब मैं यहाँ पर करता तो ये सारे फंक्शंस जो हैं ये बाकायदा इस शेप के ऊपर अप्लाई होते रहते। मैं ये नहीं करना चाहता, तो आप करें कंट्रोल 2, ये लॉक हो जाएगा और फिर आप जो भी करना चाहते हैं इसके ऊपर आप इजीली कर सकते हैं इसको एज अ रेफरेंस लेके। और उसके बाद आप इसको मूव आउट करें, सिलेक्ट करें और ये देखें एग्जैक्टली बन गया, जबकि ये अभी तक लॉक है। तो Alt Ctrl 2 प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा और ये आपका बिल्कुल उसी के जैसा। तो इस ये चलें एग्जांपल के लिए मैंने समझाया, लेकिन इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आ सकती हैं। तो यहाँ पर हमारा कोर्स कंप्लीट होता है। आई होप के जो भी मैंने आपको पढ़ाया या जितना मुझे आता था या जितना मैं समझा सकता था आपको इस कोर्स के अंदर, तो आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर फिर भी कुछ रह गया तो हम उसको बाद में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे। तो जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी तो वो मैं उसको इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर हमारा कोर्स कंप्लीट होता है। आज की क्लास के लिए यही था, हमारा इलस्ट्रेटर कंप्लीट हो गया। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।